हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हमारी हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में हमारा कुछ पोर्शन हो गया था और हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था। हिस्ट्री में हमने थोड़ा सा देखा था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ स्टार्ट होती है, हिस्ट्री का रीज़न क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं। तो वो थोड़ा सा हमने बेसिक किया था और वो हिस्ट्री बेस ही किया था, उसमें आप स्पेशल ये नहीं कह सकते कि वो हरियाणा की हिस्ट्री है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब आज हम और कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के इतिहास के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एशियंट पीरियड ऑफ हरियाणा। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के इतिहास के स्रोत, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ एशियंट पीरियड ऑफ हरियाणा। तो देखो, हरियाणा के इतिहास के स्रोत को करने से पहले थोड़ा सा हम हरियाणा की अगर बेसिक चीज़ की बात करें तो हरियाणा जो हमारा हरियाणा है, मान लो ये है हमारा हरियाणा, एज्यूम कर लो कि ये हरियाणा है, अज्यूम कर लो हरियाणा है। हमें ये पता है कि हरियाणा किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है। हरियाणा किस अक्षांश के बीच में है, ये बेसिक ऑफ हरियाणा में किया था कि भाई 27 डिग्री, यानी कि इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है, मान लो ये हमारा हरियाणा है। क्या बन गया ये? भाई हमारा हरियाणा बन गया। हम सबको पता है कि हमारा हरियाणा 27 डिग्री कहाँ से स्टार्ट है, 27 डिग्री 39 मिनट अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तरी अक्षांश में है हमारा हरियाणा। और अगर हम देशांतरों की बात करें तो देशांतर कौन कौन सा है हमारा? देशांतर है हमारा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। पूर्वी देशांतर, इन सब चीज़ों को याद रखना, पूर्वी देशांतर और हमारा उत्तरी अक्षांश, क्योंकि एग्जामिनर इसमें भी घुमा देता है। इन अक्षांशों के बीच में ये क्या है? ये है हमारा हरियाणा। ये क्या है? हमारा हरियाणा। जो हमारा हरियाणा है, इसके नॉर्थ में हमें पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मिलता है हिमालय। हिमालय की भी कौन सी ब्रांच? शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी मिलती है? शिवालिक श्रेणी मिलती है। हमें कहाँ मिलती है? उत्तर की साइड। अगर हम बात करें दक्षिण में, दक्षिण में हमारे क्या है? दक्षिण में हमारे है अरावली पहाड़ियाँ। क्या है? अरावली पहाड़ी है। ठीक है, अरावली रेंज कहाँ मिलती है हमें? साउदर्न हरियाणा में देखने को मिलती हैं। और जो हमारे राजस्थान का मरु क्षेत्र है, मरु क्षेत्र किसको बोलते हैं हम? मरुस्थल को बोलते हैं। ये एरिया भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी हमने ये उसमें बेसिक में किया था। घग्गर नदी हमारी क्या करती है? यहाँ से ऐसे निकलती है घग्गर नदी। ये क्या है? हमारी घग्गर नदी, यहाँ पे जो पश्चिमी सीमा से निकलती है। ठीक है, और यमुना नदी, यमुना नदी हमारी पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी क्या बनाती है? हमारी पूर्वी सीमा बनाती है। इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, यमुना नदी जो हमारे हरियाणा है, इसकी क्या करती है भाई? पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। और हरियाणा को मान लो ये यमुना नदी है, ये क्या है? हमारी यमुना नदी है। यमुना नदी का जो ये वाला एरिया है, यानी कि जिसको हम पश्चिमी भाग कह देते हैं यमुना नदी का, ठीक है, ये क्या है? हमारा हरियाणा। और यहाँ क्या आ जाएगा? यूपी। यानी कि यमुना नदी हमारे हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है और इसको यूपी से अलग करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इस प्रकार की प्राकृतिक सीमाओं के कारण हमारा जो सदियों से हमारा जो हरियाणा एरिया है, इसकी एक अलग भौगोलिक पहचान बनी हुई है, क्योंकि वेस्ट साइड हमारी घग्गर है और ईस्ट साइड हमारी क्या है? यमुना। वेस्ट साइड क्या बनाती है? घग्गर सीमा बनाती है और इस साइड क्या बनाती है? हमारी यमुना नदी सीमा बनाती है। इतनी चीज़ों को याद रख लेना आराम से। ठीक है, अब देखो हरियाणा की जो हमारी स्थिति है, अगर इसके हम सामरिक महत्व के बारे में बात करें तो भारत का जो राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक, हमारी जितनी भी हिस्ट्री है, चाहे हम उसमें राजनीतिक इतिहास की बात कर लें, सामाजिक इतिहास की बात कर लें, धार्मिक इतिहास की बात कर लें, इन सब में हमारे हरियाणा का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि हमारी जो धरती है, जो हमारी हरियाणा की धरती है, इसको किस टाइम से माना जाता है? इसको हम हमारा जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल से लेकर जो हमारे मॉडर्न टाइम तक 1761 का आपका जो
पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वहाँ तक की लड़ाइयों के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें हरियाणा में मिलती है। तो हमारे हरियाणा में हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक चलती है? हम कह देंगे ऋग वैदिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक इनके जो युद्ध हुए हैं, उनके ऑलमोस्ट युद्ध हमारे हरियाणा, पंजाब, इस धरती पे हुए हैं। ठीक है, तो जो ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, इसी के कारण हमारे हिस्ट्री में काफ़ी चेंज हुआ, काफ़ी परिवर्तन हुआ, और वहाँ से जो हमें सामग्रियाँ मिली हैं, सामग्री जो स्रोत मिले हैं, उसके आधार पर हम हरियाणा के इतिहास को डिवाइड करते हैं। और हरियाणा के इतिहास के स्रोतों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हरियाणा के इतिहास के स्रोतों को हम हरियाणा के इतिहास के स्रोतों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? कौन से हैं वो 3 भाग? एक तो हम कह देंगे प्राचीन हरियाणा इतिहास के स्रोत, मध्यकालीन हरियाणा के स्रोत, और आपके आधुनिक हरियाणा के इतिहास के स्रोत। तो पहला कौन सा हो जाएगा? हमारा एशियन टाइम का, यानी कि प्राचीन हरियाणा के स्रोत। सेकंड क्या हो जाएगा? मध्यकालीन हरियाणा। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? हमारा आधुनिक हरियाणा, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, आधुनिक हरियाणा के इतिहास के स्रोत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? आज हम बात करेंगे प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्रोतों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राचीन हरियाणा के बात किसकी करेंगे आज हम? प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत। तो देखो, जो हमारा प्राचीन हरियाणा के इतिहास के निर्माण में काम आने वाले स्रोतों को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। देखो, जैसे हमने एशियंट हिस्ट्री में करते हैं हम स्टार्टिंग, किस किस आधार पे होता है? एक तो हमारा साहित्यिक स्रोत होता है कि जहाँ पे हमें कुछ साहित्य मिले हैं, बुक्स मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे रिटन एविडेंस मिले हैं। और एक होता है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जिनको हम अभिलेखों, स्मारकों से पता करते हैं कि कुछ क्या एविडेंस मिले, जिसमें आपके मृद भांड आ जाएंगे, ठीक है, कहीं मिले हुए अभिलेख आ जाएंगे, या आपके स्तंभ आ गए। इन सब चीज़ों को किस में लेके आते हैं? पुरातात्विक स्रोत। यानी कि जिनका कोई रिटन एविडेंस नहीं होता, वो सब किस में आ जाते हैं? हमारे पुरातात्विक स्रोतों में आ जाते हैं। तो इसको भी हम कितने उसमें बांटते हैं? 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। अगर हम बात करें साहित्य स्रोत की, या इसको हम बोल देते हैं साहित्यिक स्रोत भी बोल देते हैं इसको, और हम क्या बोल देते हैं? साहित्यिक स्रोत। जो ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, आज हम बात करेंगे इसकी। इन साहित्यिक स्रोत में अगर हम देखें तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इस पर अगर हम जोर डालें या प्रकाश डालें, तो साहित्यिक सामग्री कई प्रकार की हैं, जिसको हम मोटे तौर पर भी 2 भागों में बांटते हैं। किस किस में? एक तो हमारे भारतीय स्रोत कि भाई हमें इंडियन एविडेंस क्या मिले हैं, और एक विदेशी स्रोत। एक तो भारतीय स्रोत हो गए, एक हमारे कौन से हो गए? दूसरे नंबर के कौन से हो गए? हमारे विदेशी स्रोत हो गए। दूसरे कौन से हो गए? विदेशी स्रोत हो गए। इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। अगर अब हम बात करें कि हमारे भारतीय स्रोत कौन कौन से मिले, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? भारतीय स्रोतों की बात करते हैं। तो भारतीय स्रोतों में सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? सबसे पहले हमारे ग्रंथ आएंगे। ग्रंथ में भी हम क्या कह देंगे? हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो आते हैं। इसमें हम बात किसकी करते हैं? धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। और इनको अपनी सुविधा के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है भाई, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। तो धार्मिक ग्रंथों में हरियाणा के इतिहास में हम क्या करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ बोल देते हैं जिनको हम। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? बौद्ध धर्म,
बौद्ध धर्म ग्रंथ, और थर्ड पे क्या आ जाएगा हमारा जैन धर्म ग्रंथ। यही होंगे एविडेंस के हिसाब से तो यही बटेंगे। तो अगर हम इसमें भी अगर हम पहला पॉइंट उठाएं, क्या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या था? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में आप खुद सोचो क्या चीज आ सकती है। इस बात के ना लगभग सभी इतिहासकार इस चीज पे सहमत थे भाई, कि जो हमारे वैदिक संहिताएं होंगी या ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, इन सब की जो रचना है वो कहाँ हुई है? हरियाणा में हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन ग्रंथों में इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में कुछ ना कुछ मिलना तो स्वाभाविक था, क्योंकि ये हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया था कि अगर जो भी हमारे जैसे वैदिक साहित्य हो गए या वैदिक संहिताएं बोल देते हैं, जिनको हम वैदिक संहिताएं होंगी हमारी, ठीक है, जैसे हमारे ब्राह्मण हो गए, हमारे उपनिषद, आरण्यक, जितनी भी ये चीज हुई है, इनको माना है इतिहासकारों ने कि इनकी रचना कहाँ हुई है? इनकी रचना सारी लगभग हरियाणा से हुई है। कहाँ से हुई है इनकी रचना? हरियाणा से हुई है। तो ऑब्वियस बात है, जब इनकी रचना यहाँ हुई है तो कुछ ना कुछ तो इनसे हमें हरियाणा के बारे में मिलेगा। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है? हमारा ऋग्वेद आता है। सबसे पहले वेद आए थे। अब आपको वेद मैं समझाऊंगी नहीं, वेद किन्होंने लिखे थे? महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित हैं। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है? ऋग्वेद। आज हम स्पेशल हरियाणा की वजह से ही कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपका वो एशियंट हिस्ट्री का वो पोर्शन नहीं घुसाऊंगी, सिर्फ हरियाणा बेस्ड ही करेंगे आज टोटल। जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ये क्या है? विश्व का, हम इसको क्या बोलते हैं कि ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो हम क्या कह देंगे? कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसकी जानकारी यानी कि हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक जानकारी किससे मिलती है? हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो हम क्या कह देंगे कि हरियाणा की भौगोलिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद में हमें ये पता चलता है कि जो आर्यंस थे, यानी कि जिनकी औलादे हम हैं, आर्यंस थे, जो आर्य थे, ये लोग कहाँ से कहाँ तक निवास करते थे? ये लोग हमारी जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी से, और जो हमारी प्लस दृश्यदती नदी है, कौन सी? दृश्यदती नदी। जो दृश्यदती नदी है, इन नदियों के जो बीच का एरिया था, बीच का एरिया, यहाँ पे ये लोग निवास करते थे और इस बीच के एरिया को हमारा हरियाणा प्रदेश बोला जाता था। इन्हीं नदियों के तटों पर ये बोला जाता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी और वैदिक यज्ञों का विकास भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। उनके आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी इन्हीं दोनों नदियों के तटों पर बैठ के हुई थी, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमारे इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में हरियाणा के कुछ स्थानों का तभी उल्लेख मिलता है, जैसे हमें एक का उल्लेख मिलता है, किस चीज का? हमारे शरण्यावत का। शरण्यावत क्या था? जो हमारा कुरुक्षेत्र है आज का, ठीक है। तो ऋग्वेद में हमें किस चीज का वर्णन मिलता है? एक का वर्णन मिलता है हमारे सरयणावत होता है, सरयणावत। जो आज का हमारा क्या है? कुरुक्षेत्र। इसका जिक्र हमें किस में से मिलता है? इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में से मिलता है, जैसे है ना। और इसकी पहचान किसने की थी? अगर बात आ जाए इसकी पहचान किसने की थी? इसकी पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? हमारे पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक थे, ठीक है। और इन्होंने, कनिंघम ने इसकी पहचान किससे बताई है? कुरुक्षेत्र में जो हमारा ब्रह्म सरोवर है, उन्होंने बताई कि यहाँ पर एक विशाल तालाब था, ठीक है। जो शरण्यावत है ये क्या है? एक विशाल तालाब, यानी कि आधुनिक विशाल तालाब, जो आपका ब्रह्म सरोवर है, ठीक है। इस चीज से करते हैं। फिर सेकंड एविडेंस हमें किस में से मिलता है? सेकंड एविडेंस मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण में से। शतपथ ब्राह्मण में से हमें क्या एविडेंस मिलता है? अब ये चीज देखो, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे शतपथ ब्राह्मण। जो ये शतपथ ब्राह्मण है, इस ग्रंथ में हरियाणा क्षेत्र में रहने वाले किन का उल्लेख है? किन आर्यंस का उल्लेख है? यहाँ पे हमारे कुरुओं का उल्लेख देखने को मिलता है कि हरियाणा क्षेत्र में रहने वाले जो कुरु थे,
कुरुओं का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और आर्यंस का रहने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? सरस्वती नदी और दृष्णवती नदी के बीच के एरिया में ही रहते थे। ये हमें ऋग्वेद से मिलता है। लेकिन स्पेशली जहाँ पे कुरु नाम आ जाए, कुरु का उल्लेख कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और इसी कुरु की वजह से ही हमारा किसका नाम पड़ा था? कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। ठीक है, जो बाद में वैदिक संस्कृति का केंद्र भी बना। कुरुक्षेत्र हमारा क्या था? कुरुक्षेत्र था हमारा वैदिक संस्कृति का केंद्र। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में वैदिक संस्कृति का केंद्र कौन सा था, तो हम क्या कह देंगे? कुरुक्षेत्र था। फिर आ जाती है बात किसकी? जो बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था हमारे हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। कौन सा? भारत कह रही हूं, महाभारत। कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई? महाभारत। कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ और गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र में दिया गया। तो हम क्या कह सकते हैं? महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। और इसी युद्ध के दौरान जो गीता का उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण द्वारा आपके अर्जुन को, वो कहाँ दिया गया था? ये भी हमारा कुरुक्षेत्र में दिया गया था, यानी कि हरियाणा का पार्ट हो गया। ठीक है, महाभारत में हरियाणा प्रदेश को क्या बोला गया है? इसमें हरियाणा को क्या बोला गया है? अच्छा, एक चीज याद रखना, ऋग्वेद में हरियाणा को रजत हरियाणे बोला गया था। ठीक है, यहां पे ये लिख लो, ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र मिलता है, उसके लिए नाम होता है रजत हरियाणे। ठीक है, और महाभारत में क्या बोला गया था? बहुधान्यक प्रदेश। क्या बोला गया था? बहुधान्यक प्रदेश। बहुधान्यक, बहुधान्यक का मतलब क्या होता है? जो जहां पे बहुत ज्यादा अनाज होता हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बहुधान्यक। तो बहुधान्यक प्रदेश हरियाणा को किस में बोला जाता है? महाभारत में बोला गया। और महाभारत में हमें और क्या मिलता है? नकुल की दिग्विजय। ठीक है, जैसे नकुल की दिग्विजय बुक होगी, या विशेषकर नकुल के रोहतक पे आक्रमण के बारे में भी जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें महाभारत से मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं? महाभारत में हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो नकुल का दिग्विजय, नकुल की दिग्विजय, और दूसरा जो ये हमारे नकुल थे, इनका रोहतक पर आक्रमण का जिक्र। रोहतक का आक्रमण पर जिक्र किस में मिलता है? हमें नकुल के दिग्विजय, जो किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। तो महाभारत में हमें और क्या देखने को मिलता है? कि नकुल ने रोहतक पर आक्रमण किया था, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और महाभारत में नकुल की दिग्विजय का भी आपको जिक्र देखने को मिलता है। महाभारत में एक और चीज बताई गई है, जो ये रोहतक एरिया है, ये स्पेशली कैसा एरिया होता था? यहाँ पर बहुतायत में गाय और घोड़े थे। क्या था? गायों और घोड़ों के बारे में बताया गया है। कि यहाँ पे बहुत आयत में थे और फसल बहुत अच्छी होती थी। और यहाँ पे रोहतक में आपके कौन से भगवान मिलते थे? शिव के बेटे कार्तिकेय। ठीक है, ये इनके पूज्य देवता होते थे। कौन से होते थे इनके पूज्य देवता? इस चीज का भी जिक्र हमें किस में मिलता है? महाभारत में, कि इस एरिया में फसल अच्छी होती थी। और इनके पूज्य देवता कौन थे? कार्तिकेय थे। कौन थे? कार्तिकेय। ठीक है, इनके पूज्य देवता कौन थे भाई? कार्तिकेय। इनकी पूजा होती थी। और इस प्रदेश में निवासियों के साथ नकुल का क्या हुआ था भाई? भीषण युद्ध हुआ था। और इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें नदियाँ, जंगल, आश्रम, तीर्थ नगर, इन सब की भी विस्तृत जानकारी हमें किससे मिलती है? महाभारत से मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा था? वामन पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल पुराण कितने हैं? 18। उनमें एक आता है आपका वामन पुराण। वामन पुराण में हमें क्या देखने को मिलता है हरियाणा के बारे में? वामन पुराण में हरियाणा के इस एरिया को क्या बोला गया है? कुरु जंगल। क्या बोला गया है भाई? कुरु जंगल बोला गया है। और ये कहा गया है कि हरियाणा क्षेत्र के 7 जंगलों का वर्णन मिलता है वामन पुराण में। हमें और क्या देखने को मिलता है? कि हरियाणा में किसी टाइम पे 7 जंगलों का वर्णन, 7 जंगलों का विवरण हमें किसमें देखने को मिलता है? वामन पुराण में। और कुरु जंगल भी हमें वामन पुराण से पता चलता है। फिर हमारा आता है एक क्या? दिव्यवादान। दिव्यवादान किसकी है भाई? दिव्यवादान, अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें, अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
बौद्ध धर्म ग्रंथों की देखें तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में हरियाणा के लोगों के जीवन और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बारे में हमें मिलता है। सबसे पहले हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है कौन सा? दिव्यवादान। जो ये दिव्यवादान है या दिव्यदान भी बोल देते हैं इसको, इसका अगर आप दूसरा नाम देखो अल्टरनेट तो इसको हम दिव्यदान भी बोल देते हैं, दिव्यदान। ठीक है, जो ये दिव्यदान है, दिव्यवादान कह दो, दिव्यदान कह दो, कुछ कह दो, ठीक है, तो दिव्यदान ही बोल देते हैं भाई। दिव्यवादान। इस ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है कि जो हरियाणा का हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है, उत्तर पश्चिमी एरिया है, वहां पे भारत में क्या था? एक एरिया है कौन सा? अग्रोहा। कौन सा एरिया? अग्रोहा। अग्रोहा प्लस रोहतक। ठीक है, यहां पे आते थे आपके बुद्धिज्म और यहां पर बौद्ध धर्म का प्रसार था इन एरिया में। कहां पर? अग्रोहा और रोहतक में। और रोहतक के लोग काफी कैसे थे? द्विशाली थे, प्रसन्नचित, मतलब हसमुख नेचर के थे और धन धान्य से फले फूले लोग थे। इन सब का उल्लेख हमें किस में मिलता है? दिव्यवेदन में मिलता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो रोहतक के लोग थे वो कैसे थे? संगीत प्रेमी थे। रोहतक के लोग कैसे थे भाई? संगीत प्रेमी भी। ठीक है, रोहतक के लोग कैसे थे? संगीत प्रेमी थे। ये लोग है ना ढोलक ज्यादा बजाते थे और ढोलक इनका मथुरा में भी फेमस था उस टाइम पे। एक और आपका है बौद्ध धर्म ग्रंथों में कौन सा है? बौद्ध धर्म ग्रंथों में चुलवग। चुलवग कौन सा था? चुलवग। चुलवग, हाँ चुलवग ही था। चुलवग। 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 चुलवग से हमें क्या पता चलता है? चुलवग में अग्रोहा का एक नाम दिया गया है कौन सा? अग्गलपुर। अग्गलपुर जिसको हम अग्रोहा बोलते हैं आज का। और ये बताया गया कि ये है जो एरिया, ये बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। किसका शक्तिशाली केंद्र था? ये बौद्ध धर्म का। ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC ने पूछा है कि हरियाणा में बौद्ध धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? अग्रोहा, जिसको हम चुलवग में किस नाम से फेमस है? वो अग्गलपुर नाम से फेमस है। ठीक है, इस पे तो आप स्टार बना लीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी तक जितना भी आपको डाटा करवाया है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, वो सब एग्जाम में आ चुका है। फिर उसके बाद आपका एक और आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा? आपका मंजूश्री मूलकल्प। कौन सा था? मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प में इस ग्रंथ में क्या बताया गया है? क्या उल्लेख मिलता है? इसमें हमारा जो धनकोट जिला है, धनकोट जिला जो कहां पर है? आपके गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। और इसको क्या बोलते थे? इसका पहले का नाम क्या था? तुलकोटहित। क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम की अगर हम बात करें, क्या नाम था इसका? तुलकोटहित। तुलकोटहित ये नाम था। ये बताते हैं कि ये किसके कंपैरिजन में आपका शक्तिशाली राज्य था? ये कुरुक्षेत्र जैसा ही शक्तिशाली राज्य था, यानी कि एरिया था कुरुक्षेत्र के समान ही था द्विशाली शहर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के समान ही इस एरिया का हमें जिक्र किस में मिलता है? मंजूश्री मूलकल्प में मिलता है। और ये बताया जो यहाँ पे शासक था, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, धनकोट का तो मंझिम निकाय में जिक्र है भाई, धनकोट का इसमें जिक्र नहीं है, मंझिम निकाय में है। आपके मंजूश्री कल्प में जिक्र दिया गया है। एक सेकेंड मुझे याद करने दो। कंठ जनपद का, श्रीकंठ जनपद का दिया गया। इसमें किसका जिक्र दिया गया है भाई? श्रीकंठ जनपद का जिक्र दिया गया है। श्रीकंठ जनपद का जिक्र हमें किस में देखने को मिलता है? मंजूश्री मूलकल्प में देखने को मिलता है। और इसमें यह बताया गया था कि जो हमारा श्रीकंठ जनपद है इसके अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है? हमें स्थानेश्वर का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? स्थानेश्वर का उल्लेख, स्थानेश्वर का उल्लेख देखने को मिलता है। किस में मिलता है? मंजूश्री मूलकल्प में देखने को मिलता है। और यह बताया गया था कि यहाँ पे जो शासक था, यहाँ का शासक कैसा था? वैश्य था, यानी कि बनिया था। कैसा था? व्यापारी था, वैश्य यहाँ के शासक थे। ये बताया गया है मंजूश्री
मूल कल्प में। और मंजिम निकाय में आपका क्या बताया गया है, आपके धनकोट जिले का जिक्र बताया गया है, किसमें, मंजिम निकाय में। मंजिम निकाय में किसका जिक्र बताया गया है, मंजिम निकाय, इसमें बताया गया है धनकोट का जिक्र। धनकोट जो किसका है, गुरुग्राम का एक एरिया है धनकोट जिला, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था तुलकोठित। और ये बताया गया कि जैसे कुरुक्षेत्र के समान ही ये भाई मतलब प्रमुख शहर था, कुरुक्षेत्र के समान धनकोट गुरुग्राम का, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछा था कि धनकोट जिले का जिक्र किस धर्म ग्रंथ में है, तो हम कह देंगे मंजिम निकाय में है, ठीक है। और ये बताया गया कि जो ये धनकोट शहर है, यहाँ पे बुद्ध ने रथपात को अपना उपदेश दिया था, ठीक है। इसमें क्या बताया था कि जो ये धनकोट है, धनकोट में एक आपके बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, किसको उपदेश दिया, रथपात को दिया था, रथपात को उपदेश दिया था इस एरिया में, ठीक है। फिर आपका एक और है जातक ग्रंथ, कौन सा, जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में क्या बताया गया है, जातक ग्रंथ में कुरुक्षेत्र में बताया कि भाई प्रचुरता का, कुरुक्षेत्र का ही उल्लेख लिख लो सीधा, कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया गया है किसमें, जातक निकाय में। फिर हमारे अगर हम जैन साहित्य की बात करें, अब हम किसकी बात करें, जैन साहित्य की अगर अब हम बात करते हैं, किसकी, जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य का भी वर्णन हमें हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलता है। जैन साहित्य के बहुत सारे ग्रंथों में हरियाणा प्रदेश के लोगों का जनजीवन कैसा था और जैन धर्म के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, जैन साहित्य से मिलती है, ठीक है। ये बताया गया था कि हरियाणा प्रदेश में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय एक इंसान को जाता है जिनका संबंध आपके हासी जिले से था, उनका नाम क्या है, जिन वल्लभ, ठीक है। इन्होंने, जो जिन वल्लभ थे, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें हमारा जो हरियाणा क्षेत्र है इसमें जैन धर्म के इतिहास और अन्य तथ्यों पर भी प्रकाश डलता है, ठीक है। तो जैन साहित्य से हमें क्या मिलता है कि जैन साहित्य को या जैन धर्म का पुनः जीवित करने का श्रेय दिया, किनको दिया श्रेय, आपके जैन साधु थे, कौन, जिन वल्लभ। कहाँ से संबंध था इनका, हासी जिले से संबंध था। और इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी और जिससे हमें धर्म, जैन धर्म के इतिहास का पता चलता है। और इसी में आपके एक और चीज़ आते हैं, इससे हमें और क्या पता चलता है जैन साहित्यों से, कि जो सामदेव के यश शीतल चंपू थे, कौन, सामदेव के यशस तिलकप या तिलक कह दो, यशस तिलक चंपू, और आपके जो पुष्पदंत थे, और कौन, पुष्पदंत, ठीक है। पुष्पदंत के जयसहर चरऊ दोनों ग्रंथों से हमें क्या पता चलता है, यश तिलक के चंपू, ये एक तो, ठीक है। और पुष्पदंत, इनका एक ग्रंथ था, कौन सा, जसहर चरऊ, ठीक है। इस धर्म ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हरियाणा में कौन थे, युद्धेय देश था, युद्धेय देश के नाम से जाना जाता था, युद्धेय देश यानी कि युद्धेय गणराज्यों का देश। और ये बताया गया कि जो ये एरिया था ये पशुधन से परिपूर्ण था, परिपूर्ण था, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते थे आपके गाय और घोड़े ज़्यादातर। और चारों तरफ भाई फसलें होती थी, खेत अच्छे थे, लोग काफ़ी अच्छे थे, सबका भाई सत्कार करते थे, आदर सत्कार करते थे। और यहाँ पर वर्ण आश्रम धर्म को मानने वाले लोग थे ये लोग, ठीक है। जो हमारा हरियाणा प्रदेश है ये एक सुंदर और खुशहाल जीवन का स्थान है, ये हमें जैन साहित्य से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अब किसकी, हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं कुछ, जैसे कल्हण की राजतरंगिणी,
कौन सा भाई? कल्हण की राजतरंगिणी। जो हमारी कल्हण की राजतरंगिणी, इनकी बुक थी राजतरंगिणी, इसमें हरियाणा के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। किस पर जानकारी मिलती है? हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है इसमें? इस बुक में बताया गया कि कश्मीर के जो राजा थे, कौन से आपके कश्मीर के राजा? ललिता द्वितीय मुक्तापीड़। उन्होंने योद्धे राजाओं को हराकर, या आप ये कह सकते हो हरियाणा के उसके राज्यों को हराकर, यमुना से कालका तक सारा प्रदेश अपने अधीन कर लिया था। और इसी जो कल्हण की राजतरंगिणी ये ग्रंथ है, यहीं से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा रोहतक एरिया था ये एक व्यापारी और बहुसंपत्तिवान एरिया था। तो कल्हण की राजतरंगिणी में हमें पहला क्या मिलता है? इसमें ये पहले तो राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, और यहाँ से हमें दूसरी जानकारी क्या मिलती है कि कश्मीर का जो राजा था, कश्मीर के राजा कौन? आपके ललितादित्य मुक्तापीड़। ने यहाँ के राजा को हराकर, यहाँ के राजा को हराकर आपका यमुना से लेकर यमुना टू कालका इस एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। और रोहतक के बारे में भी जिक्र मिलता है। और यहाँ पे हमें किसका जिक्र मिलता है? रोहतक का जिक्र मिलता है कि रोहतक एरिया कैसा था? एक सुंदर संपत्तिवाद और व्यापारिक काम होते थे कहाँ पर? रोहतक में। अगर हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो जैसे आपका आ जाता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी एक टीका थी। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, इससे हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो कुरु जनपद का पता चलता है, कुरु जनपद था भाई। और योद्धे जाति का पता चलता है, योद्धे गणराज्य था। ठीक है, इन कीवर्ड्स को याद रखना। ये बताया इस ग्रंथ में कि जो कुरु जनपद है या योद्धे जाति है, जो इस प्रदेश में बसते थे, और उनका विवरण दिया गया। इसके अलावा जैसे इसमें और हमें अष्टाध्यायी में और हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें कैथल का जिक्र देखने को मिलता है, जिसका नाम मिलता है कपिस्थल। जो आपका कैथल है, इस चीज का, इसका जिक्र है इस एरिया का। हमारे सिरसा का जिक्र है। सिरसा को पहले क्या बोलते थे? सैरिसक बोलते थे। सिरसा का जिक्र है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और हमारे जो टोहाना एरिया है, जिसको हम बोलते थे तोशाल्य, तोशायल, टोहाना। ठीक है, इसका जिक्र देखने को मिलता है। श्रहण का जिक्र देखने को मिलता है, श्रहण जो आज का सूहन है। ठीक है, और हमारे कालका का जिक्र मिलता है, कालका यानी कि कालकूट, कालका। इन सब का जिक्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। और एक और है आपके क्या? चतुर्वाणी। चतुर्वाणी जो ग्रंथ है, इसमें हमें किस चीज का जिक्र मिलता है? चतुर्वाणी में ये बताया गया कि जो योद्धे थे, ये समृद्ध और बहादुर ही नहीं बल्कि संगीत विद्या के लिए भी प्रसिद्ध थे। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जो योद्धे गणराज्य था, योद्धे के लोग थे, ये बहादुर थे, प्लस ये संगीत प्रेमी थे। ठीक है, संगीत विद्या इनको आती थी। संगीत प्रेमी कह दो, या ये कह सकते हैं कि संगीत विद्या आती थी इन लोगों को। ठीक है, बहादुर थे, संगीत विद्या आती थी योद्धे, और इनकी राजधानी क्या थी? रोहतक थी। ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि जो रोहतक एरिया है, इसमें किस चीज का जिक्र था? रोहतक। जो रोहतक में ना ढोल वादकों ने, यहाँ पे क्या कौन होते थे? ढोल वादक। इनका संगीत कहाँ तक फेमस था? इनका संगीत आपके उज्जैन एरिया और हमारा यूपी का एरिया, इन एरिया में काफ़ी फेमस थे। ठीक है, इन लोगों को काफ़ी आकर्षित किया और इनको मोहित किया। और फिर आपका आ जाता है बाण भट्ट की हर्षचरित्रम। ठीक है, बाण भट्ट की बुक। बाण भट्ट कौन थे भाई? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनके दोस्त भी थे। बाण भट्ट की
हर्षचरित। बाणभट्ट की हर्षचरित से हमें क्या देखने को मिलता है? इससे तो हमें बहुत जानकारी मिलती है कि इसमें श्रीकंठ जनपद का जिक्र है। ठीक है, ये बोला गया जो ये श्रीकंठ हमारा जो एरिया था या श्रीकंठ देश था, यहाँ में एक कहाँ पे किसको बोलते थे? स्थानेश्वर को। इसका काफी अच्छा जिक्र किया गया है। बाणभट्ट के अनुसार क्या कह सकते हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग बहुत अच्छे स्वभाव के थे, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे। यहाँ के लोगों का जीवन उच्च आदर्शों से भरा हुआ था, यानी कि भरपूर था, और उन्हें किसी प्रकार की बीमारी या अकाल की मृत्यु की कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं था, यहाँ पे होती ही नहीं थी। यहाँ पे ये बताया गया कि श्रीकंठ जनपद में चारों तरफ क्या देखने को मिलते थे? ईख, जिसको हम गन्ना बोल देते हैं, चावल, गेहूं, ये सब बहुतायत में होता था। फलों के बगीचे थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स लगे होते थे। गाय, भैंस और अन्य पशुओं के समूह जंगलों में चराने के लिए जाते थे। खेती हल से की जाती थी, ठीक है, और हल खेतों से चलता था तो मिट्टी में खुशबू जो आती थी उससे मधुमक्खियां आकर्षित होती, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखा हुआ था। ये मिलता है हमें बाणभट्ट का जिक्र। और फिर आपके जो एक वाकपति राज के जो गोड़वाहों थे, वहां से हमें क्या पता चलता है कि कन्नौज के यशोवर्मन ने भी हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण किया था। तो आप यहाँ पे एक जिक्र और कर लीजिए, वाकपति राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वाकपति राज का गोड़वाहो, यहां से हमें क्या पता चलता है कि कन्नौज का जो राजा था, कौन? यशोवर्मन, इसने हरियाणा पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वाकपति राज का गढ़वाहों से। ठीक है, अगर हम बात करें विदेशी स्रोतों की भी, अगर अब हम बात करते हैं विदेशी स्रोतों की, विदेशी स्रोतों से जैसे आपके एक यूनानी लेखक थे, कौन? यूनानी लेखक, ये थे आपके एरियन, एक एरियन इतिहासकार थे। उन्होंने ये बताया था कि हरियाणा था वो आर्थिक रूप से स्ट्रोंग था और राजनीतिक रूप से भी स्ट्रोंग था। इन पर प्रकाश डाला था इन्होंने, और इनके विवरण से क्या ज्ञात होता है कि भाई यहाँ के लोग कैसे थे? अच्छे कृषक थे, लड़ने में बहादुर थे, जिनके प्रशासन पद्धति बहुत अच्छी थी, और न्याय विशेष में इन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। तो यूनानी लेखक एरियन से हमें हरियाणा के बारे में मिलता है। फिर आपके जो आपके थे ह्वेनसांग, चीनी लेखक ह्वेनसांग, जो किसके टाइम पे दरबार में आए थे? कुरुक्षेत्र घूमने आए थे, हरियाणा प्रदेश में आए थे आपके हर्षवर्धन के काल में। कौन थे? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग की बुक है सी यू की। इन्होंने इसमें हरियाणा में आए और यहाँ के 3 स्थानों का जिक्र किया। किस किस का? एक तो आपका थानेश्वर, थानेश्वर नहीं, थानेसर कह दो, थानेसर का जिक्र किया, जो वर्धन वंश की राजधानी थी पहले, ठीक है। और आपका सुग एरिया, जो यमुनानगर का सुग एरिया है, इसका जिक्र किया। और गोकर्ण, जो हमारा गोहाना एरिया था, इसका इन्होंने जिक्र किया था। 3 एरिया का जिक्र किया था। यहाँ पे इन्होंने भ्रमण किया और श्रीकंठ राज्य और उसकी राजधानी जो स्थानेश्वर थी उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। उन्होंने क्या बताया कि श्रीकंठ के लोग कैसे थे जादू कला में। इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा श्रीकंठ के लिए, श्रीकंठ प्रदेश के लिए इन्होंने क्या लिखा, और इसकी राजधानी क्या बताई? स्थानेश्वर। इसमें बताया कि यहाँ के लोग कैसे थे, कैसे थे यहाँ के लोग? जादुई कला में निपुण। कैसे थे? जादुई कला आती थी भी लोगों को। अधिकतर लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, व्यापार में निपुण थे, और यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी। कृषि करते थे लोग, धनी लोग थे, फिजूल खर्ची भी बहुत करते थे। और अधिकतर लोग किस धर्म से थे? ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, ये हमें जानकारी मिलती है विदेशी स्रोतों से। और इसके बाद हम अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो शायद मेरे हिसाब में पुरातात्विक स्रोत हमें बाद में करने चाहिए। ठीक है,
पुरातात्विक स्रोत हमें किस में करने चाहिए, बाद में करने चाहिए, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई। और अगर अब हम बात करें, एक सेकेंड रुकना, ठीक है ठीक है। आज हमने किसकी बात करी, आज हमने बात करी हमारे किस की, साहित्यिक स्रोतों की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या चीज़ थी, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला। जैसे आपकी सिसवाल संस्कृति आ गई उसमें, ठीक है। पाषाण काल का जिक्र हो जाएगा, पूरा पाषाण युग का जिक्र हो जाएगा, मध्य पाषाण का हो जाएगा, नव पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, सिसवाल श्रेणी आ गई हमारी, ठीक है। इन सब का जिक्र अब हम किस में करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों में करेंगे। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।